So today we are going to begin new chapter that is in the wake of partition, यानी कि पार्टीशन के वक्त क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई होंगी, या ये हम कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो लेट्स सी कि उस वक्त का इन्वायरमेंट किस तरह से था कि जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान से कुछ हिंदुस्तान वापस आ रहे थे और हिंदुस्तान में से कुछ मुस्लिम्स और जो लोग वहाँ पे रहना चाहते थे मुसलमान जो थे वो लोग वहाँ जो लाहौर में या तो सिंध में रहना चाहते थे। सो उनकी एक स्टोरी है कि पार्टीशन के वक्त किन लोगों पे क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई थी, मेंटल ट्रॉमा उसका क्या था। ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन दिस चैप्टर। सो इन द वेक ऑफ पार्टीशन इज बाय हरी गुर्दुनिमोल Daryani. It is also known as Dilgir. So pre-reading, discuss with your partner, read novels, short stories, poems, essays, articles, watch films based on partition and share your views with others. अगर आपको एक ये उस पर देखनी हो तो एक मूवी है, बहुत ही अच्छी है, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह। एक नॉवल भी है उनके बेस पे एक मूवी भी बनी है, ट्रेन टू पाकिस्तान। एवरीबडी मस्ट वॉच इट। और उसके बाद एक कैंडीमैन करके भी एक मूवी है दैट एवरीबडी मस्ट सीन के वहाँ पे पार्टीशन के वक्त कौन से लोगों पे क्या क्या हुआ था। वहाँ पे कुछ पारसीज़ की स्टोरी सुनाई गई है। और ट्रेन टू पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के पर कौन से अत्याचार हुए से किस तरह से वो लाइफ उसकी स्पेंड हुई है दौरान 1947 और 48 और 50s के आसपास। वो सारी चीज़ वहाँ पे दिखाई दी गई हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज अ रिफ्यूजी, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स एंड थाट्स एंड एक्सचेंज देम विद अदर्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप वहाँ एक रिफ्यूजी हैं और आप अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया। अगर आप वहाँ पे अगर पार्टीशन के वक्त अगर आप पाकिस्तान में होते तो क्या आपकी कंडीशन होती, और आप हिंदुस्तान में होते तो आपकी कौन सी फीलिंग्स और थॉट्स आप उसको प्रेजेंट करने हैं कि आप किस तरह से फील करते हो एज अ रेफ्यूजी। अबाउट द ऑथर हरी गुर्दुनिमोल दरियानी दिलगिर, born in 1916 and died in 2004. By education, a civil engineer, started writing poems at the tender of age of 13. After working as executive engineer in Pakistan for 11 years, he came to Gandhidham and became the founder principal of Tolani Polytechnics. यानी कि 11 साल उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, देन अब 11 साल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे पाकिस्तान में। उसके बाद वो कच्छ वापस आए, गांधीधाम में रहे और वहाँ पे क्या उन्होंने तोलानी पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके फाउंडर रहे हैं। एज अ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय काका प्रभुदास तोलानी, ही हेल्प हिम टू एस्टैब्लिश तोलानी विद्या मंदिर कैंपस एंड तोलानी आई हॉस्पिटल। एज वी नो दैट कि काका तोलानी है, उसकी वजह से पूरा तोलानी ट्रस्ट वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो उसकी हेल्प के लिए ये दरियानी जो दिलगिर साहब थे उन्होंने भी तोलानी विद्या मंदिर कैंपस और तोलानी आई हॉस्पिटल खोलने में भी उन्होंने बहुत मदद की है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गांधीधाम म्यूनिसिपालिटी, चेयरमैन गांधीधाम कोऑपरेटिव बैंक्स, सेक्रेटरी ऑफ गांधीधाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, टेक्निकल एडवाइजर ऑफ SRT लिमिटेड यानी कि बिल्डर्स ऑफ गांधीधाम। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ गुजरात सिंध साहित्य अकेडमी गांधीनगर, सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी। तो हम इस सारे डेजिग्नेशन की बात करें तो दिलगिरी साहब ने बहुत ही अपने आप को बहुत ही स्प्रेड किया है, बहुत ही वाइड रहे हैं, नोन रहे। उन्होंने बहुत सारे सर्विसेज की हैं फॉर दी इंडिया। ऑन द लिटरेरी फ्रंट ही हैज़ मोर देन 25 बुक्स टू हिज क्रेडिट, यानी कि 25 बुक्स जो उनके नाम पे कही जाती हैं। उनमें से दिस इंक्लूड्स 12 एंथोलॉजीज ऑफ पोइट्री, यानी कि पोइट्री 12 हैं वो पोइट्री के कलेक्शंस हैं। 4 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो 4 एंथोलॉजीज हैं वो चिल्ड्रन पोइट्रीज हैं। 5 प्रोज एंड 4 ट्रांसलेशंस। ही हैज़ ऑल्सो एडिटेड 3 बुक्स इंक्लूडिंग 2 पब्लिश बाय साहित्य अकेडमी, यानी कि उन्होंने 3 बुक्स हैं वो एडिट की हैं। उनमें से 2 तो वो साहित्य अकेडमी के द्वारा पब्लिश की गई हैं। He also recipient of numerous awards to name a few.
अब उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से कुछ नाम यहाँ पे हम लेंगे। साहित्य अकादमी दिल्ली, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, गुजरात साहित्य अकादमी, न्यू दिल्ली साहित्य अकादमी, प्रियदर्शनी अकादमी, and has also been posthumously awarded by Sahitya Academy for his joint translation work from Sindhi to English on Shah Abdul Latif in 2011-12. इतने सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ऑल दिस नेम्स ऑफ दिस अवार्ड। एंड लास्ट में जो उसकी मरणोपरांत मिला है, सिंधी टू इंग्लिश जो पोइट्रीज उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, शाह अब्दुल लतीफ़, जो उनको 11-12 में भी मिल चुका है। तो लेट्स सी अबाउट दी ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। अब जो ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे आप देखते हैं, इन द वेक ऑफ पार्टीशन। इन द वेक ऑफ पार्टीशन इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ सिंधी ऐसे विरोह जे वखारे में written by renowned Sindhi poet and educationist Sri Hari Daryani Dilgir and published by Delhi Sindhi Academy in the compilation of विरहंजयो यानी कि पार्टीशन। अब जो इसका जो सिंधी ऐसे है विरहंजो वखारे में एक ऐसे था, उनमें से जो ऐसे लिखा गया है दैट इज़ ऑल्सो वेक ऑफ पार्टीशन, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और किसने पब्लिश किया? सिंधी एकेडमी ने पब्लिश किया। वो भी कि जो विरहंजयो यानी कि पार्टीशन नाम की एक कंपाइलेशन है, उनमें इसको ऐसे को रखा गया है। दिस ऐसे हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। It is the first-hand account of personal experience and sentiments of the writer of the pre-independence and post-independence phase at the time of partition। यानी कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस और जो अपनी भावनाओं को दर्शाता हुआ एक है, और भावनाओं किस वक्त की, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टीशन के वक्त जो कुछ भी सिनारियो रहा है, उसकी बातें यहाँ को प्रेजेंट की गई हैं। It is also presents the dilemmas, loneliness and mental trauma that the fragmentations of India and Pakistan brought in a wake। यानी कि जो लॉनलीनेस होती हैं, जो दुख भरी कहानियाँ हैं, जो मेंटल ट्रॉमा है, जो मानसिक अशांति है, वो सारी चीज़ें जो ये पार्टीशन हुआ उसकी वजह से हर एक लोगों में आई हुई थी, उस चीज़ को ये ऐसे प्रेजेंट करता है। The essay ends on an optimistic note that relocation to Kutch, Gujarat resulted in। और इस ऐसे का एंड कहाँ पे होता है? रीलोकेशन, यानी कि वो लोग कच्छ में वापस आ जाते हैं, इंडिया में वापस आ जाते हैं, उसके बारे में बताया है। It provided the much needed some soothing balm to the heal that raw wounds of the writer। अब जैसे कि हम जो वो वापस आ जाते हैं तो उसका एंड है वो वैसा बताते हैं, कोई ऐसे घाव लगे हों, वहाँ पे हम जो बाम लगाते हैं तो कितना हमारे घावों को दूर करता है। तो उसकी तरह के जिस तरह से वो पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं, कच्छ में आते हैं, तो उसके जो घाव भरे हुए हैं, जो उसकी मेंटल कंडीशन वहाँ पे अशांत रही हुई, वो सारे के सारे दुख यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। The essay can help to provide an authentic glimpses of partition period of the present generation and sensitize them to the social, cultural and historical event of the era। अगर हम इस ऐसे की बात करें तो ये एक कैसे कह सकते हैं, ट्रुथ है, ये ट्रू है और ऑथेंटिक है, क्योंकि जो लिखने वाला इंसान है वो खुद ने उसको एक्सपीरियंस किया है, यानी कि ऑटोबायोग्राफिक हैं। इसकी वजह से जो आज के लोगों को है उसको पता चलेगा कि 1947 to 50 तक क्या क्या हुआ, उसके बारे में हमको अच्छी सी नॉलेज मिल सके। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर इन द वेक ऑफ पार्टीशन। An expert from autobiographical essay written by the eminent Sindhi poet Hari Daryani Dilgir, published by Sindhi Academy, Delhi, translated by M.S. Sonu L. Daryani, यानी कि सोनू दरियानी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। आफ्टर पार्टीशन आई स्टेड ऑन इन सिंधी फॉर 11 years, यानी कि पार्टीशन हुआ उसके 11 साल तक वो सिंध में ही रहे। फाइनली विद द हैवी हार्टेड इन August 1958 I bade adieu to Sindh, landed at Mumbai and then proceeded to Pune। Fortunately, when I reached India, I did not have to stay in refugee camp or roam around to seek shelter। I neither faced physical trouble nor encountered food problems, but prior to this, I went through a lot of mental agony and
I feel it is necessary to mention it at this juncture. अब क्या कहते हैं, पार्टीशन के 11 साल के बाद मैंने सिंध को छोड़ा और मुंबई आया, मुंबई से फिर पुणे गया और फॉर्चुनेटली सदनसीब से मैं इंडिया में वापस आ गया और वहाँ पे मुझे यहाँ आते हुए कोई रेफ्यूजी कैंप में या ऐसे कोई रूम में शेल्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कोई मुझे फिज़िकली कोई प्रॉब्लम भी हुई ना, तो खाने पीने के भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। पर इस सब के बाद भी मुझे लॉट ऑफ मेंटल एगोनी यानी कि बहुत दुखद के बाद भी मुझे कुछ चीज़ें हुई जो मैं इस समय बताना ज़रूरी समझता हूँ। अ फ्यू डेज बिफोर अगस्त 1947 यानी कुछ दिन पहले अगस्त 1947 में आई फाउंड अ मार्क चेंज इन द जॉयस एटमॉस्फियर ऑफ माई होम टाउन लरखाना सिंध। अब 1947 में लरखाना जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे सडनली एक जॉयस एटमॉस्फियर मुझे मिला। आई फेल्ट रेस्टलेस एंड एप्रहेंसिव वेदर आई वुड बी एबल टू ऑनेस्टली एडजस्ट माई सेल्फ टू न्यू चेंजिंग सिनारियो। अब इतना जॉयस इन्वायरमेंट था फिर भी मैं अपने आप को रेस्टलेस महसूस कर रहा था क्योंकि वहाँ पे अपने ऑनेस्टली मुझे वहाँ पे जो चेंजिंग सिनारियो होता वहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ लीविंग सिंध, मेरे पास सिंध छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। लाउड एंड रूटीन चेंजिंग ऑफ स्लोगन्स लाइक पाकिस्तान जिंदाबाद फील्ड विद एयर व्हेन लाफ वी टुक पाकिस्तान नाउ वी विल फाइट एंड टेक हिंदुस्तान। अब क्या कहते हैं कि filled with air when processions passed through the streets. Occasionally, I could hear the slogan with a joyful laugh, we took Pakistan, now we will fight and take Hindustan. अब क्या कहते हैं कि हर एक हवा में, हर एक स्ट्रीट में, हर एक गलियों में यही आवाज़ सुनाई दे रही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और कहते हैं कि अब तो हमने पाकिस्तान ले लिया, हंस हंस के बोल रहे थे, और हम हिंदुस्तान भी ले लेंगे। Blowing of trumpet, beating of drums, fireworks, singing and dancing had become a regular features. यानी कि अब जो पाकिस्तान बनने के बाद हर एक लोग वहाँ पे क्या करते थे, अपनी जीत को मना रहे थे, फटाके फोड़े जा रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे। अब तो वो रेगुलर सा हो गया था। अर्लियर प्रोसेशंस यूज्ड टू चांट भारत माता की जय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जय। I used to wonder, I'm not a Hindustani now. Can't I call out a Bharat Mata ki jai? Will I have to salute the flag of Muslim like you? अब क्या कहते हैं कि पहले तो ऐसा होता था कि भारत माता की जय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जय बोली जाती थी। अब क्या होता था कि अब मुझे ये चीज़ हो रही थी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं अब हिंदुस्तानी नहीं हूँ? क्या मैं अब भारत माता की जय नहीं बोल पा रहा हूँ? क्या मुझे पाकिस्तान के झंडे को सैल्यूट करना पड़ेगा? हाउ विल आई बी एबल टू डू दिस? अब मैं कैसे कर पाऊँगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान? अब मैं कैसे कर पाऊँगा? अब क्या डिफरेंस क्या है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? अ पुअर मैन वुड सफ़र द सेम इन द बोथ द प्लेसेस। अब जो गरीब आदमी था वो अब दोनों जगह पे आज सफ़र कर रहा है, दुखी है। At the time, I had penned a poem which I don't think contained anything objectionable. At the time मैंने एक पोएम लिखी थी जो मुझे नहीं लगता था कि कोई वो objectionable होगी, कोई इस पर कोई विरुद्ध करेगा। I was dumbfounded when a few months later, यानी कि मुझे बहुत आश्चर्यचकित हो गया, मैं एकदम ऐसे टूट गया, मुझे पता चला कुछ महीनों पहले I received a letter from the authorities with accusation that I had outraged the honor of Pakistan. मुझे एक अथॉरिटी से एक लेटर आया, उसमें से लिखा हुआ था कि मैंने अपने पाकिस्तान के मान सम्मान को छेड़ा है। They demanded an explanation as to why a legal action should not be taken against me. अब मुझे उन लोगों ने मुझसे एक डिमांड की कि मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देने पड़ा अगर मुझे ये लीगल एक्शन नहीं करवाने तो। I was a timid man and felt frightened. मैं बहुत डरपोक आदमी था और मुझे बहुत डर लगा। This could possibly be a ploy to drive me out of Pakistan. मेरे ख्याल से ऐसा कुछ एक प्लॉट रचा गया होगा मुझे पाकिस्तान से निकालने का। I consulted a lawyer friend of mine who replied me to query saying that I had written the poem before Pakistan came into existence. अब मैंने अपने लॉयर से बात की, उन्होंने सारी बातें समझाई कि पाकिस्तान
एग्जिस्ट ही नहीं हुआ था तब मैंने ये पोएम लिखी थी। सो देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ डिसग्रेसिंग द कंट्री, यानी कि अब ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कंट्री के अपमान करने की बात आ रही है यहाँ पे। दिस इश्यू वॉज इंस्टेंटली रिजॉल्व एंड आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ बिकॉज आई हैव एस्केप्ड बाय अ हेयर ब्रेथ, यानी कि मैं उसके बाद ये इशू है वो बहुत जल्द ही सॉल्व हो गया और मुझे रिलीफ महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा कि एक छोटे से बाल के तिनके से जैसी जगह में से मैं निकल के आया। दिस वॉज फॉलोड बाय अ मोरोज फेज व्हेन माय मेंटर इन पोइट्री श्री कशिन चंद बिवास पास्ड अवे ऑन द 23 सितंबर 1947। अब कहते हैं ये सब मोरोज ही चलते ही रहे, दुखद घटनाएं बनती ही रही, जैसे कि 23 सितंबर 1947 में जो मेरे मेंटर थे पोइट्री के श्री काशी चंदन बिवास, उसकी भी डेथ हो गई। अबाउट अ वन लेटर माई कंटेम्प्ररी इन पोइट्री दुखायल एंड माई कजिन सिस्टर्स फादर इन लॉ काका प्रभुदास तोलानी who also the municipal president then and a very big landlorder in Sindh were framed on a false charge and jailed around the same time. This depressed me all the more. अब क्या कहते हैं कि जो दुखालाल थे और मेरे सिस्टर के जो ससुर जी थे प्रभुदास तोलानी, उन दोनों को जो म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनको भी लैंडलॉर्ड, सिंध के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड भी थे, फिर भी उन लोगों को फॉल्स चार्जेस में फंसाया गया और उनको जेल की गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे डिप्रेस करके गई। रैपिड चेंजेस वर अपरेंट इन द एटमॉस्फेयर अराउंड, refugees were rushing into the town and occupying the houses vacated by the Hindus. अब बहुत सारे रैपिड बहुत फास्टली चेंजेस आ रहे थे इस एटमॉस्फेयर में। अगर हम देखेंगे तो जो रेफ्यूजीज़ थे वो जो इंडिया से वहाँ आ रहे थे और यहाँ के भी लोग थे, वो हर एक घर को जो हिंदुस्तानी जो यहाँ पे रहते थे उन सब घरों को वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, उसको अपने कब्जे में ले रहे थे। My residence was located at the corner of Haveli along with the 25 to 30 other houses. अब मेरा घर की बात की जाए तो मेरा घर हवेली के पास में आया था 25 के 30 घरों के साथ में। All those houses got filled with the मुहाजिर्स। अब क्या कहते हैं कि अदर जो मेरे घर के आसपास घर थे वो सारे मुहाजिर से भरे गए थे। I maintained very cordial relationship with them and helped them. अब मैंने धीरे धीरे उन लोगों से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की और उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश की। आई हेल्ड अ गुड गवर्नमेंट पोस्ट एंड आई हेल्प्ड द मुहाजिर्स जनरसली। अब जो मेरे पास एक गवर्नमेंट की पोस्ट थी उसकी वजह से मैंने मुहाजिर्स को जनरसली हेल्प की। एट दैट गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज फेसिंग द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। अब क्या कहते हैं कि एट द टाइम मुझे एक बहुत ही डायलेमा फेस हो रहा था। वन पार्टी ऑफ माई बीइंग फेल्ट दैट आई शुड स्टे ऑन द सिंध, वेयर एज अदर साइड ऑफ माई हार्ट सिम्स टू टेल मी दैट आई वुड नॉट बी एबल टू लीव ऑनेस्टली इन द न्यू चेंजिंग सिनारियो। अब एक चीज़ थी, दो चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। जो उसका दिमाग है वो कह रहा था कि मेरी जो ड्यूटी है दैट आई हैव टू परफॉर्म हियर, और दूसरा है मेरा दिल कहता था कि मैं इस चेंजिंग सिनारियो में नहीं रह सकता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड दादा दुखालाल एंड काका तोलानी लेफ्ट सिंध, यानी कि उस दौरान दुखालाल और काका तोलानी ने सिंध छोड़ दिया। एंड दिस मेड मी फील लॉनली एंड डिप्रेस्ड। और जो ये एक्शन रहा जिसकी वजह से मैं एकदम अकेला और डिप्रेस्ड महसूस करने लगा। आफ्टर डिस्कशन विथ माई फ्रेंड्स आई टेंडर्ड माई रेजिग्नेशन टू द PWD डिपार्टमेंट वेयर आई वर्कड। अब बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा PWD डिपार्टमेंट में जहाँ पे मैं काम करता था। ऑन रीचिंग होम आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट वी वुड बी लीविंग सिंध। मैंने घर पे आके ये जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को बता दिया कि हम सिंध छोड़ने वाले हैं। बोथ ऑफ देम बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड सेड, सन यू मे गो इफ़ यू विश टू, we will not accompany you, we wish to breathe our last in Sindh, we will not be able to live without our Guru Fakir Sahib of Kandiri। अब क्या कहते हैं, पेरेंट्स ने तो डायरेक्टली मना कर दिया कि अब हम वापस नहीं चलने वाले हाल, क्योंकि हम हमारी लास्ट जो सांसें हैं, हमारे आखिरी सांसें हम यहीं पे ही लेने वाले हैं और हम हमारे गुरु जो फ़कीर साहब हैं, फ़कीर साहब ऑफ कंदीरी, उसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। My eyes brimmed with the tears and I realized that it was futile to argue with them.
अब मैं भी उसके साथ रोने लग गया और मुझे भी लगा कि उन लोगों के साथ आर्ग्यू करने में कोई फ़ायदा नहीं है। I suffered a guilt punch in my conscience. How could I desert my aged parents and leave them for the find of themselves? मैं भी गिल्ट के साथ बहुत ही दुखी हो गया, कॉन्शियसनेस आ गई मुझ में भी कि मैं अपने जो इतने बूढ़े माँ बापों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा, क्या मैं उनके हाल पे छोड़ दूँ। The following days I withdrew my resignation later and came back to home and conveyed the piece of good news to my parents. फिर मैंने अपना जो रेजिग्नेशन लेटर था वो वापस ले लिया और मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। बोथ शोवर्ड मी विद इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स, दोनों ने मुझे अमृत तत्व की या अमर रहने की आशीर्वाद दिए, यानी कि लॉन्ग लिव, ऐसा कहा मुझे। द टाउन ऑफ लारखन रिमेन काम द न्यूज़ ऑफ किलिंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान केप्ट फिल्टरिंग इन। कहते हैं लरखाना था वो अब बहुत शांत हो गया था, बाकी देखने जाए तो पाकिस्तान में हर एक अलग अलग जगहों पे मारने की और मरने की बहुत सारी न्यूज़ आती रहती थी। I used to pacify myself thinking that there was a peace at least where I lived. बस सिर्फ मैं अपने दिमाग को समझाया करता था, समझता करता था कि हाँ एटलीस्ट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे तो शांति है। Several people had migrated, बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन कर दिया, but there were some near and dear ones who continued to stay on. कुछ बहुत सारे अच्छे लोग भी थे वो यहाँ पे रहते थे। One of my elderly uncle was still here. एक मेरे बहुत अंकल जो थे वो भी यहाँ पे ही रहते थे। Even non-Sindhi and Urdu poets were my friends and respected me tremendously. अब जो नॉन सिंधी थे और उर्दू लोग भी थे वो भी मेरे पोइट्री के बहुत सारे फ़ैन थे और मुझे बहुत से मेरे पोइट्री के वाहवाही करते थे। Then where was the need to worry? अब तो अब उसकी क्या फ़िक्र है अगर ये लोग भी हैं। Lot of Sindhi and Urdu poetry sessions were organized at my residence and cultured and reputed people would invite me to their homes at the time of iftar. अब कहते हैं सिंधु और उर्दू पोइट्रीज के सेशंस भी होने लगे, यहाँ पे भी आज बड़े बड़े लोग भी मुझे इफ्तारी के लिए अपने घर भी लोग बुलाने लगे। एंड आई टू यूज टू रेसिप्रोकेटेड देयर जेस्चर्स। अब मैं भी उन लोगों के जो इन्विटेशंस मिलते थे उनके भी मैं मान सम्मान को देखता था। As I held a government job, I used to go on the official tours to other towns and would put up the government bungalows. अब कहते हैं जैसे मैं ऑफिशियल एक गवर्नमेंट ऑफिसर था तो हर एक जगह पे मेरा घूमना आना जाना रहता था, जिसकी वजह से मैं गवर्नमेंट बंगलोज में भी रहता था। I would entertain eminent people of the era over the dinner and have enjoyable gatherings. और मैं वहाँ पे हर एक लोगों को इंजॉय करवाता था, उन लोगों को entertain करता था। I tried my level best to fit into this new mold, but somehow I could not overcome the feeling that I was second-class citizens. अब क्या कहते हैं, हर एक तरह से मैं अपने आप को उस एनवायरनमेंट में सेट करने की कोशिश कर रहा था, पर एक चीज़ थी, एक फीलिंग थी कि मैं यहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजन्स हूँ। I stopped wearing khadi attire at home. अब मैं खादी भी नहीं पहनता था घर पे। I removed the photograph of Hindi leaders that were visible on the porch wall of my house. अब क्या कहते हैं, हिंदू लीडर्स थे उसके भी मैंने फ़ोटोग्राफ्स अपने दीवार में से निकाल दिए गए थे। लुक एट दिस कंडीशन ऑफ दिस दिलगिर साहब। तो अब ये वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं कि किस तरह से जो दिलगिर साहब हैं वो इंडिया में वापस आना चाहते थे पर नहीं आ पा रहे थे, और लरखाना में जो कंडीशन थी वो आज हमने देखी। कि बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बाकी का जो चैप्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।